Hey everyone, so in this video we will be looking at romantic criticism जो कि MEG 5 का ब्लॉक नंबर 3 है। रोमांटिसिज्म में मेन कुछ चीज़ें होती हैं विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग योर आंसर इन योर एग्जाम। जैसे कि एटलीस्ट आपको बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए रोमांटिसिज्म का कि रोमांटिसिज्म आखिर स्टार्ट क्यों हुआ था। सो वी विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट एंड उसके बाद हम में भी थोड़ा सा वर्ड्सवर्थ के बारे में करेंगे, थोड़ा सा कोलरिज का स्पेसिफिक एरिया कहाँ कहाँ पे उन्होंने फोकस किया है, और थोड़ा बहुत पीवी शैली के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि पीवी शैली के वर्क इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं लिखा गया था। राइट, सो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि रोमांटिसिज्म आखिर स्टार्ट क्यों हुआ था। तो अगर आपको पता हो कि रोमांटिसिज्म जो था वो स्टार्ट होता है प्रिल्यूड से, जो लिरिकल बैलेट था उसी से बोलते हैं कि रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो गया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1798 में। उससे पहले 10 साल पहले मतलब कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट भी रोमांटिसिज्म पे पड़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट भी रोमांटिसिज्म पर पड़ा। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो क्या हुआ कि जितनी भी जनता थी जो रूरल साइड में रहते थे सडनली से वो शिफ्ट होने लग गए अर्बन साइड का जो एरिया था वहाँ पर, क्योंकि फैक्ट्रीज बनने लगी, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने लग गया। तो सडनली जितनी भी पॉपुलेशन थी वो लंदन शिफ्ट हो गई, जो कि लंदन जो था वहाँ का सेंटर था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जितनी भी रूरल लाइफ की जनता थी वो चली गई अर्बन साइड में। तो जो लोगों का कनेक्शन था नेचर के साथ, जो वो डीप कनेक्शन हुआ करता था पहले किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो गया। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेनली बात करता है फ्रीडम की। तो वही चीज़ यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने उठाई कि फ्रीडम अगर वहाँ पे बोली जा रही है तो हम पोइट्री में भी फ्रीडम की बात कर सकते हैं। रोमांटिसिज्म से जस्ट पहले की जो एज थी वो इनलाइटनमेंट की एज थी। इनलाइटनमेंट में आपके पास अलेक्जेंडर पोप है या फिर ड्राइडन है, जॉनसन है। तो वो सारे ही सारे जो बंदे थे वो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट लैंग्वेज के ऊपर बात करते थे कि जो लैंग्वेज होगी दैट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो भी नॉर्मल लाइफ से नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। लैंग्वेज मेनली स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते थे। अगर आपकी पोइटिक फॉर्म होती है, जिस तरीके से आप पोइट्री लिखते हैं वो भी एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, आपके डिक्शन अच्छे होने चाहिए। तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा, जो पोइट्स थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करती थी कि आपको ये चीज़ें, ये जो डेकोरम है इसको फॉलो करना ही है। इसी के सडनली अपोजिट में सडन से एक चेंज हुआ, रोमांटिसिज्म आ गया। और रोमांटिसिज्म जस्ट इसके अपोजिट में था। वो क्या बोलता है कि हमें रूरल जो लाइफ होती है उनसे सब्जेक्ट मैटर लेना है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो वर्ड्सवर्थ ने कोर्ट में भी बोला है, रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन। तो कॉमन मैन की लैंग्वेज कैसी होती है, जो वो डेली यूज़ करते हैं। और इन्होंने बोला कि जब हम पोइट्री जो है वो कॉमन मैन के लिए लिखते हैं, नॉर्मल पीपल के लिए लिखते हैं, तो हमें उन्हीं की लैंग्वेज भी यूज़ करनी चाहिए, तभी हमें एक डीप कनेक्शन हो पाएगा। तो ये तो था इसका मेन सा बैकग्राउंड कि आखिर हुआ क्या। अच्छा, एक चीज़ और ये भी इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे कि जब रोमांटिसिज्म आया उससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक चीज़ ये हुई थी नेगेटिव वे में कि जितने भी लोग अभी तक नेचर से कनेक्टेड थे, जो मे भी अपने घरों पे वर्क किया करते थे, सडनली से फैक्ट्रीज बन गई। वो सारे जो लोग थे वो यहाँ पे फैक्ट्रीज में आके काम करने लग गए और अब वो लेबर बन गए। अभी तक जो एक लेबर का एक ऑनर होता था, एक आपको प्लेजर मिलता था कि हाँ ये हमारा अपना खुद का वर्क है, वो सडनली से खत्म हो गया क्योंकि अब फैक्ट्री में आप एज अ लेबर वर्क कर रहे हो। अभी तक आप इंडिविजुअल वर्क करते थे कि हाँ ये मेरा अपना बिजनेस है, चाहे वो कितना ही छोटा बिजनेस हो। लेकिन सडनली से क्या हुआ, आप लेबर बन गए और एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया। फैक्ट्रीज में कोई वर्क कर रहा है तो फैक्ट्री का ऑनर भी कोई होगा, वो नीचे वालों को, अपने नीचे वाले जितने लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा। मे बी वो ज़्यादा कीमत पर चीज़ें बेचे लेकिन लोगों को एक्सप्लॉइट करे क्योंकि उसे पैसे चाहिए। उसी टाइम पे एक बुर्जुआसी क्लास उभर कर आई थी। बुर्जुआसी क्लास रोमांटिसिज्म में ही आई थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। लाइक रोमांटिसिज्म नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे उभर कर आई थी। बुर्जुआसी क्लास एक ऐसी क्लास थी जो मिडिल क्लास आई थी। पहले एक अपर होते थे, एक लोअर होते थे, उसके पीछे कोई क्लास नहीं थी। लेकिन जब फैक्ट्रीज बन गई तो ऐसे लोग आए जिनके पास अभी नया नया पैसा आया था, उन्हें हम बोलते हैं बुर्जुआसी क्लास। और रोमांटिसिज्म जो है, रोमांटिसिज्म का जो क्रिटिसिज्म है, जितने भी पोइट्स हैं वो इस बुर्जुआसी क्लास के जस्ट अपोज में थे कि इनसे रिलेटेड हमें कुछ नहीं करना, इनके पास जो पैसे आए हैं वही जो चीज़ है वही एक्सप्लॉइटेशन का रीज़न बन रही है। अब इसी टाइम पे पोइट्स उभर कर आए, क्योंकि हम रोमांटिसिज्म क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो पोइट्स भी आए। अब पोइट्स में भी अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती थी। दो तरीके के उस टाइम पे पोइट्स थे, या फिर हम बोल सकते हैं लोग थे जो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें चल रही थी उनका अपोज कर रहे थे। एक थे पैसिव से। पैसिव में हमारे पास वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है, रॉबर्ट साउथी हैं। तो ये तीनों बंदे, इनको हम लेक पोइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लेक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पे स्टे करते थे। और हम इसलिए भी बोलते हैं इन्हें पैसिव क्योंकि इनका क्या आइडिया था, बैक टू नेचर,
कि हम दोबारा से नेचर के पास जाएंगे। इनका एक कंसेप्ट था कि हाँ, जो चीज़ें खो गई हैं, जो लैंड पहले फार्मर्स के हुआ करते थे सडनली उन्हें छीन लिया गया है, तो उन चीज़ों पे इनका फोकस था। वहीं पे सेकंड जनरेशन भी थी जिसमें हमारे पास शैली है, कीट्स हैं, ये सब लोग हैं। तो ये क्या हुआ, ये थे रिवोल्यूशनरी। इनका क्या आइडिया था कि जो चल रही हैं चीज़ें प्रेजेंट, इसको भी हम एक बार छोड़ देंगे और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। लाइक कि हमें फ्यूचर देखना है। बुर्जुआसी क्लास अभी जो इमर्ज हुई है, ये भी कभी चेंज होगी, या फिर इनसे कैसे हम रेट कर सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं, अवे हो सकते हैं इन लोगों से, और हम कैसे अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इनके आइडियाज़ थे ना। अब बात आती है रोमांटिसिज्म में सबसे फेमस चीज़, जो कि है लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड अगर आंसर है आपका, तो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ऑल द एडिशंस, कि कौन से एडिशन में क्या पब्लिश हुआ था। फॉर एग्जांपल लिरिकल बैलेड जो था वो पब्लिश हुआ था 1798 में। उसके बाद प्रीफेस सेकंड एडिशन में उसमें आया था। पहले उसमें प्रीफेस नहीं था। जो प्रीफेस है वो बाद में ऐड किया गया था सेकंड एडिशन में, जो कि पब्लिश हुआ था 1800 में। और इसका थर्ड एडिशन भी आता है जिसमें पोइटिक डिक्शन की जो थ्योरी है वो ऐड करी गई थी, जो कि पब्लिश हुआ था 1802 में। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी है, टू मेक श्योर कि जो चेकर है उसे ये लगे कि एटलीस्ट आपको ये पता है कि पब्लिशिंग अलग अलग हुई है। अगर प्रीफेस क्वेश्चन आता है तो आप इसे मेंशन करोगे, क्योंकि प्रीफेस पहले में तो था ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आया प्रीफेस का और आपने बोल दिया कि ये पब्लिश हुआ था 1798 में। 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था। उसके बाद इमर्ज करके ऐड करके प्रीफेस सेकेंड एडिशन में आया था। ऑलराइट, नाउ प्रीफेस में आखिर चीज़ें क्या हैं। 24 पोइट्रीज हैं इसमें। 19 जो है वो वर्ड्सवर्थ की हैं, 4 पोइट्रीज कोलरिज की हैं, जिसमें सबसे फेमस कोलरिज की जो पोइट्री है वो कोलरिज की साइड से जो पोइट्री उनमें सबसे फेमस है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अब आखिर लॉजिक ये है कि प्रीफेस ऐड क्यों किया गया, क्योंकि पहले ही एक लिरिकल बैलेड पब्लिश हो चुका था, तो देयर वाज नो नीड। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ ऐड किया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक नीड थी, तभी आपने उसमें कुछ नया चीज़ लगाया है। तो आखिर प्रीफेस का रीज़न ये था कि इससे पहले जितनी भी पोइट्रीज थी वो इनलाइटनमेंट एज की पोइट्री थी। ऐसा नहीं होता कि सडनली से एक मार्जिन खींच दी और यहाँ से रोमांटिसिज्म स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे शिफ्ट आने लग जाता है। अभी तक अगर बहुत ज़्यादा रैशनल चीज़ें हो रही थी, तो धीरे धीरे शिफ्ट आएगा और नेचर की तरफ लोग बढ़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कैलेंडर है कि यहाँ से यहाँ तक वो था, यहाँ से यहाँ तक वो आएगा। तो एक शिफ्ट जब इन्होंने अपनी पोइट्रीज लिखी, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज अपनी पोइट्रीज पब्लिश करी इस कलेक्शन में, लिरिकल बैलेड में, तो उन्हें एक नीड फील हुई कि हमें लोगों को जस्टिफाई करना है अपना ये जो हमने जिस वे में इस पोइट्रीज को लिखा है, क्योंकि वो रोमांटिक पोइट्रीज थी। लाइक वो नेचर से रिलेटेड थी। रोमांटिक विद कैपिटल आर, जो कि आपके रोमांटिसिज्म से कनेक्ट होता है। तो उनको एक जस्टिफिकेशन देना था लोगों को कि हमने आखिर ये चीज़ें क्यों यूज़ करी हैं, हम थीम से डिफरेंट क्यों हो गए, हमने अपनी लैंग्वेज को डिफरेंट क्यों कर दिया, जो उससे पहले एनलाइटनमेंट की एज थी, या फिर न्यू क्लासिकल बोल सकते हो, ज्यूडो क्लासिकल बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो वो एक जस्टिफिकेशन के लिए था। और इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी कुछ थ्योरीज भी दी हैं। हालांकि जो थ्योरी इन्होंने दी है अपने नाम से पब्लिश करवाई थी, वो दोनों की ही म्यूचुअल थ्योरीज थी, मतलब कि कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों की ही थी, बट स्टिल वर्ड्सवर्थ ने अपने नाम से उन्हें पब्लिश करवाया था। इसमें मैंने उन्होंने बात करी है कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, पोइट कैसा होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोइट्री है, इट शुड बी ओवरफ्लो ऑफ द फीलिंग्स, जो कि आपने ट्रैंक्विलिटी में सेव कर रखी होती है। इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, पोइट्री शुड बी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स विच इज कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये लाइन आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है आप याद कर सकते हैं तो दैट शुड बी वेरी गुड, क्योंकि वो चीज़ इंप्रेशन देती है कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में कुछ हाईलाइट करके लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होती है। इन्होंने बोला कि जो पोइट्री होती है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है, जो अपनी की मेमोरीज में चीज़ें हैं, जो इमोशंस हैं, उनका ओवरफ्लो होती है पोइट्री। और इन्होंने बोला, वर्ड्सवर्थ ने बोला कि पोइट्री सभी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा फिलोसॉफिकल है। पोइट्री सबसे ज़्यादा फिलोसॉफिकल है। हर एक ऑथर की या फिर हर एक जो क्रिटिक थे उनके पोइट्री से रिलेटेड व्यू बहुत अलग थे। होरेस ने बोला कि पोइट्री का मतलब होता है डिलाइट और टीच करना। इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा फिलोसॉफिकल है। एरिस्टोटल ने भी बोला था ऐसे ही कि जो पोइट्री है वो हिस्ट्री से बेटर है। तो सबने अपने अपने कोई ना कोई आइडियाज़ दिए हैं, वो आप याद कर सकते हो और अपने आंसर में लिख भी सकते हो। उसको छोड़ के उन्होंने बात की कि पोइट कैसा होना चाहिए, अच्छा पोइट कौन होता है, गुड पोइट कौन सा होता है। तो उन्होंने बोला कि जो पोइट है वो कैसा होना चाहिए, वो नॉर्मल मैन से बात कर रहा है, स्पीकिंग टू वेरी कॉमन पर्सन। तो वो ऐसा ही नॉर्मल हमारी तरह ही होता है, उसकी लैंग्वेज हमारी तरह ही होनी चाहिए, बट ही डिफर्स इन डिग्री। वो हमारी तरह दिखता है, वो हमारी तरह होता है, लेकिन डिफर्स इन डिग्री, मतलब कि उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़, डिग्रीज में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, नॉर्मल मैन से, कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं।
उसके बाद इन्होंने बोला कि पोइट्री आखिर कंपोज कैसे होती है। उसमें उन्होंने 4 चीज़ें बताई, जैसे कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपने कोई चीज़ देखी, आपने ऑब्जर्व किया, आप अभी पोइट्री नहीं लिखोगे। सेकंड आता है रिकलेक्ट करना। अब आप एक दिन बीत गया उस चीज़ को देखे, अब आप उस चीज़ को रिकलेक्ट कर रहे हो, आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। अब आप उसको फिल्टर करोगे, कॉन्टेम्पलेशन करोगे। कुछ चीज़ें होंगी जो आप लिखना चाहोगे, कुछ चीज़ें होंगी जो आप शायद वहाँ पे नेगलेक्ट करना चाहोगे, और उसके बाद आपका इमेजिनेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है 4th पॉइंट में, जहाँ पे आप अपनी हर एक चीज़ों को फ़िल्टर करके आप अपनी पोएट्री को लिखना स्टार्ट करोगे। जो कि अब जो आप पोएट्री लिख रहे हो वो आपकी क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो जो हुआ था, और उसकी जो स्टोरी थी, उसकी जो मेमोरी थी, दैट वाज़ कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। आप उन चीज़ों को यूज़ करें जो पहले हो चुकी है, ट्रैंक्विलिटी में आपकी स्टोर थी, आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ हिज पॉइंट। उसको छोड़ के उन्होंने बात करी कि सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है, एनी और एवरीथिंग। ठीक है, आपके ऊपर है आप कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट मैटर ले रहे हो। इट डिपेंड्स कि आप उसको अच्छे से इलैबोरेट कर पाओ, उसको एक पोएटिक चीज़ें दे पाओ, पोएटिक इन्फ्लुएंस कर पाओ, पोएटिक प्लेजर क्रिएट कर पाओ। उसको छोड़ के उन्होंने बात करी कि पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है, इट शुड बी रस्टिक लाइफ से दिया होना चाहिए। पोएटिक डिक्शन से रिलेटेड इनके व्यूज थे। डिक्शन मेनली क्या होता है कि किस तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, फॉर्म यूज़ कर रहे हो, वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। तो इनके अकॉर्डिंग पोइट्री जो होती है और जो प्रोज होता है, दोनों की लैंग्वेज सेम होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने बोला कि दोनों चीज़ों की, प्रोज एंड पोइट्री की लैंग्वेज सेम होती है। बाकी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि दोनों की सेम होती है, सब बोलते हैं कि वो डिफरेंट होती है। इवन कोल्ड्रेज ने भी बोला कि दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है, दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी थी जो लैंग्वेज है, वो रस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में रहेंगी लाइन, रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन। इन्होंने बोला जब हम पोइट्री रस्टिक लोगों के लिए लिखते हैं तो हमें उन्हीं की लैंग्वेज को यूज़ करना है, जैसे कि हमें फ़िल्टर कर देना है उन चीज़ों को। आप अब्यूजिव वर्ड तो ये नहीं यूज़ कर सकते, या फिर स्लैंग नहीं कर सकते, बट इससे जो भी चीज़ें हैं, नॉर्मल लाइफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है, आप उनको यूज़ कर लो। उनका सब्जेक्ट मैटर ले लीजिए। तो इनके अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत ही रस्टिक चल रही थी। अगर आप इनका आंसर लिखना चाहते हो तो सब कुछ एकदम नॉर्मल, कि हाँ नेचर से रिलेटेड हो, कॉमन मैन से रिलेटेड हो, कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रखी हो, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, फॉर्म कैसी होनी, जैसा आप लिखना चाहो आप वैसा लिख सकते हो। आप अगर पोप की पोइट्री देखोगे, देयर इज अ स्ट्रक्चर, और अगर आप वहीं पे वर्ड्सवर्थ की पोइट्री देखोगे तो हर एक पोइट्री में कुछ अलग स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि वे परफेक्ट एक रिजिड फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास ऐसा नहीं था। अब बात आती है कोल्ड्रेज की। कोल्ड्रेज ने भी अपने बहुत ही फेमस वर्क पब्लिश किया था, जो कि है बायोग्राफी लिटरेरिया। इसमें ये मेनली पब्लिश हुआ था 1817 में, और इसमें भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जैसे कि इमेजिनेशन है, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, पोएटिक जीनियस है, पोएटिक टैलेंट है, या फिर आपकी फैंसी है, इमेजिनेशन है। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है अपने आंसर को लिखते टाइम पे। तो बायोग्राफी लिटरेरिया एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी की तरह वर्क करता है। ये इन्होंने 1817 में पब्लिश करवाया था, या फिर लिखा था, जो भी था। अब इन्होंने इसमें कुछ मेन चीज़ें बोली हैं, और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये बोली है कि जितनी भी थ्योरीज वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड में दी हैं, वो म्यूचुअल कलेक्शन था इन दोनों का, मतलब कि दोनों बंदों ने साथ में मिलकर लिखा था, बट वर्ड्सवर्थ ने अपने नाम से पब्लिश करवा दी। इन्होंने एक लाइन बोली है, ये जो प्रीफेस था, दैट वाज हाफ द चाइल्ड ऑफ हिज ब्रेन, मतलब कि वो इसका हाफ ब्रेन का चाइल्ड था, जो चीज़ें उन्होंने पब्लिश करवाई हैं। लेकिन एक चीज़ इनकी बात अच्छी ये हुई थी कि इन्होंने ये तो बोल दिया कि ठीक है, जो प्रीफेस था वो दोनों का म्यूचुअल कंसेप्ट था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश करवा दिया। लेकिन बाद में आके कोल्ड्रेज अपनी ही वो जो थ्योरीज थी उनको एग्री नहीं करते हैं। तो इस वर्क में, बायोग्राफी लिटरेरिया में, वो वर्ड्सवर्थ की थ्योरीज को लेते हैं और उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ वर्ड्सवर्थ ने क्या बोली थी कि जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो रस्टिक होना चाहिए। तो कॉलरेज ने बोला कि इवन जो वर्ड्सवर्थ के कैरेक्टर्स हैं वो रूरल लाइफ से है ही नहीं। रूरल लाइफ मतलब कि गांव की जो लाइफ होती है, विलेज लाइफ होती है, वहाँ से नहीं है वो कैरेक्टर। प्लस वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि जो लैंग्वेज होती है वो हमें यूज़ करनी चाहिए रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन। तो कोल्ड्रेज ने बोला कि कौन से कॉमन मैन की, क्योंकि हर एक पर्सन की लैंग्वेज अलग है। इवन माई लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम माई फादर्स लैंग्वेज। तो इवन हम एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं, मेरी और मेरी फ्रेंड की लैंग्वेज अलग हो सकती है, आप और आपके फ्रेंड की अलग हो सकती है, मेरी और आपकी अलग हो सकती है। हो सकता है हम हिंदी ही बोल रहे हैं, हो सकता है हमारा जो एक डायलेक्ट है वो भी सेम हो, लेकिन हमारा बोलने का तरीका, हर एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो कोल्ड्रेज ने बोला कि हम मैन की यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन कौन से मैन की, क्योंकि बहुत तरीके की, हर एक पर्सन की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। कोल्ड्रेज ने एक चीज़ और बोली थी कि जो पोइट्री होती है और जो प्रोज होता है, दोनों की लैंग्वेज सेम होती है। कोल्ड्रेज ने इसको भी कंडेम किया, उन्होंने बोला कि दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। हो सकता है दोनों की वर्ड्स सेम हो, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का वो डिफरेंट होगा दोनों में, पोइट्री में और प्रोज में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कोल्ड्रिच से रिलेटेड है वो है प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन वो है जो आप अनकॉन्शियस तरीके से, इनवॉलेंटियर तरीके से परसीव कर लेते हो। हर एक पर्सन अगर इस वर्ल्ड में आया है, उसका बर्थ हुआ है, तो वो वर्ल्ड को परसीव करता है। अब हम बाहर जाते हैं, हम मार्केट गए, फिर कहीं पर भी गए, हमने जो चीज़ें देखी हमारे माइंड में अपने आप आ रही है, हम उसे परसीव नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं देख रहे कि हम घूरते रहेंगे, अच्छा अब मेरे माइंड में ये चीज़ छप गई। ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो भी चीज़ें बिना किसी मेहनत के आ जाती, इनवॉलेंटियर तरीके से, हमने वॉलंटियर नहीं किया उसके लिए, या फिर कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस तरीके से वो हमारे अंदर आ रही, परसीव हो रही है, वो होती है प्राइमरी इमेजिनेशन, जो सबके पास होती है। आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास है। फिर आती है सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो कि सबसे डिफरेंट होती है। ये सिर्फ पोएट्स के पास होती है। ये कैसी है? ये वॉलंटरी है और ये कॉन्शियस तरीके से परसीव करी जाती है। जो पोएट होते हैं वो एक ही चीज़ को ध्यान से देखेंगे या फिर उसे परसीव करेंगे। अगर नहीं भी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी है, तभी भी वो अपने माइंड में उस चीज़ को बनाएंगे। तो ये क्या है? उनकी सेकेंडरी इमेजिनेशन है, जो कि वो जानबूझकर बाय विल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसे परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अपनी मर्जी से कोई चीज़ आ रही है, एक तरफ आप उस चीज़ को लेने गए हो, तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ये इनकी प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन था। उसके बाद इन्होंने बात करी है फैंसी की भी, फैंसी की, और इन्होंने बात करी है इमेजिनेशन की। फैंसी क्या होता है? सबके पास होती है। और अगर मैं बोलूँ कि आपको ड्रीम हाउस बताना है या फिर ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल बताना है, आप अपनी सारी मेमोरी से कलेक्ट करके चीज़ों को, आपने कहीं पे वेब में देखा होगा, यहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे देखा होगा, सबको मिक्स करके अपना एक स्केच बता दोगे कि हाँ मुझे ऐसा कोई पसंद है, ऐसी कोई पसंद है, ठीक है। तो वो होती है आपकी फैंसी। लेकिन इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन आप खुद क्रिएट करते हो, आप खुद खुद इमेजिन कर रहे हो उस चीज़ को। तो पोइट्स के पास इमेजिनेशन होती है, फैंसी बहुत नॉर्मल है, फैंसी इन्फीरियर है इमेजिनेशन से। उसके बाद इन्होंने बात करी है पोएटिक जीनियस की, पोएटिक टैलेंट की। पोएटिक जीनियस बाय बर्थ होता है, जो कि पोइट्स के पास होता है, और जो पोएटिक टैलेंट होता है उसे हम एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गिटार सीखना है तो मैं गिटार खरीदूंगी, मैं उसे जानबूझ के कॉन्शियस तरीके से सीखने की कोशिश करूंगी। ये क्या है? ये टैलेंट है, मैं सीख जाऊंगी। हो सकता है मैं 2 साल के बाद उसे सीख जाऊँ, अच्छे से सीख जाऊँ, लेकिन जो मेरा टैलेंट होगा, जो मैंने एक्वायर किया है, वो इन्फीरियर होगा उससे जिसे बाय बर्थ वो चीज़ आती है। तो जो पोइट है बाय बर्थ, जिनके पास वो क्वालिटी है, वो सुपीरियर होते हैं। जो उस चीज़ को एक्वायर करते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, अकॉर्डिंग टू कोल्ड्रिच। कोल्ड्रिच ने एक और बहुत ही फेमस सा कंसेप्ट दिया है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ईजी है। तो सोच के लगता है कि हार्ड होगा, पर ऐसा है नहीं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव का क्या मतलब होता है? विलिंगली आप किसी चीज़ को सस्पेंड कर रहे हो। क्या सस्पेंड कर रहे हो? अपने डिसबिलीव को। कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जब आप कोई प्ले पढ़ते हो, कोई ड्रामा पढ़ते हो, कोई मूवी देखते हो, आपको पता होता है, आप कॉन्शियसली उस चीज़ से अवेयर हो कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो प्ले है, ये जो मूवी है, कोई भी चीज़ है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक्टिंग है, या फिर एक्टर्स इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर सिर्फ प्ले है, लिखा गया है, फिक्शन है। लेकिन फिर भी आपकी जो डिसबिलीव है कि ये चीज़ें सच नहीं हैं, आप उसको विलिंगली सस्पेंड कर देते हो। क्यों? ताकि आप पोएटिक जो प्लेजर है उसे फील कर सको। कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है सबने वैम्पायर डायरीज देखी होंगी। तो अगर आप उसे देख रहे थे, तो क्या आप अपने आप को बार बार हर एपिसोड में ये याद दिलाते थे, हर सीन में आप अपने आप को ये याद दिलाते थे क्या कि ये चीज़ें हो नहीं सकती, जो वैम्पायर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर जो वर्बीन है वो वर्क नहीं करेगा इन पे, या फिर कोई भी चीज़ है। जब आपको आपको ऑल्दो पता है कि वैम्पायर्स नहीं होते, आपको पता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में अब, लेकिन फिर भी आपके डिसबिलीव है कि चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने क्या किया? विलिंगली अपने इस डिसबिलीव को सस्पेंड कर दिया। क्यों? ताकि आप उसके जो एक प्लेजर है उसको फील कर सको, उस प्ले को, या फिर वो जो भी वैम्पायर डायरीज जो वेब सीरीज थी, आप उसे एंजॉय कर सको। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई प्ले पढ़ रहे हो, तभी भी आप विलिंगली उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए भूल जाते हो, आप अपने उस डिसबिलीव को सस्पेंड कर देते हो थोड़ी देर के लिए कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ठीक है, ये एक्टिंग है, लेकिन हम इन चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हम खो जाते हैं, कई बार होता है हम रोने भी लग जाते हैं, हमें लगता है बहुत सच है। कई बार ऐसा होता है कि मूव ऑन करने में भी बहुत टाइम निकल जाता है, कि ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है। मैं कुछ देखती हूँ, फिर मुझे लगता है हाय हाय वो तो मर गया, उसके बाद मुझे मूव ऑन करने में भी 2-4 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये क्या है? हम विलिंगली अपने डिसबिलीव को सस्पेंड कर देते हैं ताकि हमें उसका प्लेजर मिल सके, पोएटिक जो एस्थेटिक प्लेजर है किसी भी चीज़ का, वो हम फील कर सकें। सो कोल्ड्रिच से रिलेटेड बस इतना ही था। एक और चीज़ है कोल्ड्रिच से रिलेटेड, वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि जो लैंग्वेज होगी वो नेचर से करीब रहेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आएगी। कोल्ड्रिच ने बोला कि लैंग्वेज ऐसे वैसे नहीं डेवलप होती है, बल्कि आपको पढ़ना पड़ता है। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, जितना आपने ज़्यादा लोगों को पढ़ा है, जितने टेक्स्ट पढ़ी हैं, उससे आपकी जो लैंग्वेज है वो रिफाइन हो जाती है।
नाउ मूव ऑन टू द पीबी शैलीज टॉपिक। पीबी शैली ने अपना एक वर्क लिखा है जो कि है डिफेंस ऑफ पोइट्री। सिडनी ने भी लिखा, लेकिन सिडनी की चीज़ अलग है, वो इस पीरियड में आएगी ही नहीं। मे बी इवन दो शैली ने पर्टिकुलरली नहीं लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली पब्लिश ही नहीं हो पाया था। उन्होंने लिखा था उस टाइम पे, उनके फ्रेंड थे, पीवी शैली के एक फ्रेंड थे थॉमस लव पीकॉक, उन्होंने एक वर्क लिखा था 4 एजेस ऑफ पोइट्री करके, उन्होंने एक वर्क लिखा था और उसके रिस्पॉन्स में शैली ने डिफेंस किया था पोइट्री को, और इन्होंने अपना डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था। लिखा मतलब उन्होंने एक लेटर में सेंड किया था अपने फ्रेंड को, लव पीकॉक को। इवन तो उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर वो पब्लिश ही नहीं हो पाता। बाद में मैरी शैली जो कि इनकी वाइफ थी, वो आके उसको पब्लिश करवाती है, लेकिन तब तक उसमें इतने ज़्यादा चेंजमेंट हो चुके होते हैं कि ये नहीं पता चलता कि डिफेंस क्या है उसमें। बट स्टिल इन्होंने भी अपने वर्क में यही बोला है कि जो रीज़न है वो सेकेंडरी होता है, इमेजिनेशन प्राइमरी होती है, इमेजिनेशन सुपीरियर होती है। इन्होंने बोला कि जो माइंड है और जो हार्प होता है, उन दोनों को कनेक्ट किया या फिर उन दोनों को कंपेयर किया कि जब हार्प पे हवा आती है तो वो जिस तरीके से साउंड करता है, माइंड भी जो है वो इसी तरीके से होता है। आइडियाज़ आते हैं, इमेजिनेशन होती है, उसके बाद एक पोइट्री लिखी जाती है। तो आप इन सभी आइडियाज़ को एक साथ करके भी आंसर लिख सकते हो, या फिर सिंपली जिसका आता है आप उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए। एंड आई रियली होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली हैं वो हेल्पफुल होंगी, एक तरीके से आपकी रिवीजन हो गई होगी, क्योंकि दोबारा से सब कुछ पढ़ना उतना यूज़फुल नहीं है, जितना आप एक बार रिवाइज कर लो बेटर होता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म में है। आप उससे पहले थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।